जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लेकिन पहले एक नया टॉपिक आज हम लोग समझेंगे। जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ये कहते हैं कि जब कोई प्रोबेबिलिटी में कोई दो इवेंट हो, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी में पर्टिकुलर कंडीशन हो, जब कोई दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बारिश गिरेगी तो पानी भरेगा। अगर यानी कि इफ़ मतलब पानी भरना एक इवेंट है, वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। यहाँ दो इवेंट है, बारिश गिरना और पानी भरना। लेकिन पानी भरने का जो इवेंट है वो बारिश गिरने के इवेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश गिरेगी तो पानी भरेगा। तो ऐसी जब प्रोबेबिलिटी हो जहाँ दो इवेंट में से कोई एक इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है कि अगर कभी ऐसी प्रोबेबिलिटी दी गई हो कि इवेंट ए हैपन्स अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, कि अगर इवेंट ए होता हो अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो उसे फिर लिखा जाता है पी ए कंडीशन, पी ए ये कंडीशन के लिए स्लैश बी किया जाता है, मतलब कंडीशन ए कंडीशन बी, और जिसकी फॉर्मूला बनती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि जो ये नीचे वाला है वही यहाँ नीचे आएगा। ओके, या अगर कभी ऐसा दिया हो इवेंट बी हैपन्स अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए, तो फिर लिखा जाता है उसमें पी बी कंडीशन ए, और जिसकी फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। आपको हमेशा हर सम में दो इवेंट दिए गए होंगे। पी ए इवेंट दो ही होंगे, दो से ज़्यादा नहीं। उन दो इवेंट में से कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि ए कंडीशन होगी या बी कंडीशन। कंडीशन ए, जब भी दो इवेंट होते हैं हम लोग उसे ए और बी ही सपोज करते हैं। तो फाइनल कंडीशन ढूंढने के लिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ए कंडीशन बी करना है, ए कंडीशन बी करना है या बी कंडीशन ए करना है। ओके, बेसिकली इफ़ और देन, ये देखो इफ़ और देन वाले सेंटेंस दिए होते हैं कि फर्स्ट रेनफॉल देन फ्लड में कम, अगर बारिश होगी तो शायद बाढ़ आ सकती है। तो अगर यानी कि इफ़ बारिश होगी, इफ़ वो कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है, कंडीशन। ओके, वो होता है कंडीशन। सेंटेंस की यहाँ दो कंडीशन दी गई हो और देन वाला होता है उस कंडीशन के बाद का रिजल्ट। ओके, हमेशा दो इवेंट में एक कंडीशन होगा और एक उसका रिजल्ट होगा। अगर बारिश गिरेगी तो बाढ़ आएगी, तो बारिश गिरना वो कंडीशन है और बाढ़ आए तो वो उसका रिजल्ट है। ओके, जब ये आंसर लिखा जाता है तो उस आंसर में हमेशा रिजल्ट पहले लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। मतलब जो देन वाला सेंटेंस है रिजल्ट, वो अगर हमने रिजल्ट को इवेंट ए माना है, क्या माना है, इवेंट ए, तो हम लिखेंगे ए कंडीशन बी। अगर रिजल्ट को इवेंट बी माना है तो लिखेंगे बी कंडीशन ए। ये दोनों तरह से आप कर सकते हो। जैसे इवेंट ए हैपन अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो इवेंट ए वो रिजल्ट है, इवेंट बी वो कंडीशन है। तो जो रिजल्ट हो वो पहले लिखेंगे, यानी कि ए कंडीशन बी। यहाँ पर बी रिजल्ट है तो इवेंट बी हैपन्स अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए।
और ए उसकी कंडीशन है, तो उसे लिखा जाता है बी कंडीशन ए। जब इफ़ और देन वाले सेंटेंस में आप किसी को भी ए और बी सपोज कर सकते हो। जो भी सम में आएंगे उसमें इफ़ वाले सेंटेंस को इवेंट ए मानना है और देन वाले सेंटेंस को इवेंट बी मानना है, और दोनों के बाद फिर ये कंडीशन फाइंड करनी है कि क्या कंडीशन है, ए कंडीशन बी लेना है या बी कंडीशन ए लेना है। ये बेसिक रूल्स याद रखो, सम करेंगे तो माइंड में क्लियर होगा। ओके, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे 1.4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन में दिया है देयर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली। There are two children in a family. If the first child is girl, then find the probability that both the children in the family are girls. यहाँ दो बच्चे हैं एक फैमिली में, अगर पहला बच्चा लड़की है तो हमें probability फाइंड करनी है कि दोनों बच्चे गर्ल होने चाहिए। इफ़ और देन ये सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसमें जैसे सेंटेंस है इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड इज़ गर्ल, इफ़, तो ये इफ़ वाला जो सेंटेंस है उसे मान लो इवेंट। जो कंडीशन दी गई है देन करके जो सेंटेंस है दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, उसे इवेंट बी मानेंगे और उसके बाद फिर कंडीशन फाइंड करेंगे। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस, सबसे पहले टोटल आउटकम क्या होगा वो हमें फाइंड करने हैं n की वैल्यू, फिर हम कोई भी सम में m/n करेंगे। तो टोटल आउटकम अगर फाइंड करें तो टोटल आउटकम कुछ ऐसे आएंगे। एक फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं, देयर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो उसके टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं। ये पहले भी एक बार हमने किया है कि अगर एक फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं तो पॉसिबिलिटी है वो दोनों क्या हो, बॉयज़ हों, दोनों वो बॉयज़ हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या पहला बॉय और दूसरा गर्ल, या पहली गर्ल और दूसरा बॉय हो सकते हैं। ओके, ये टोटल 4 आउटकम हुए। कितने हुए, 4 आउटकम हुए। तो यहाँ पे जो n हो गया वो हो गया 4। ओके, ये हमने पहले भी किया है कि अगर एक फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं तो या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या पहला बॉय दूसरा गर्ल या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया बेसिक ऐसे याद रखो, जो इफ़ वाला सेंटेंस है उसे इवेंट ए मान लो। जैसे यहाँ पर दिया है इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड इज़ गर्ल। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ए, नहीं अभी नहीं, हाँ सॉरी। तो इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड इज़ गर्ल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल। तो इवेंट ए मानेंगे, क्या मानेंगे, इवेंट ए मानेंगे फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल। ओके, तो इसमें देखो कौन कौन से आ सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल ये और ये है ना, जी और जी, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो ये टोटल आउटकम है, उसमें कितनी कंडीशन है जिसमें फर्स्ट चाइल्ड गर्ल आती है, ये देखो ये टोटल आउटकम है। इसमें दो जगह है जहाँ पहला बच्चा गर्ल है, तो दो कंडीशन है जी और जी, मतलब अगर पॉसिबल आउटकम यानी कि इसका m हो गया 2 है ना। अब m और n मिल गया तो प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं पी
ए इज इक्वल टू m/n, है ना। तो ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये इवेंट ए मिल गया। उसके साथ अब इवेंट बी पहले फाइंड करेंगे। इवेंट बी हम लोग मानेंगे जो देन वाला सेंटेंस है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी तो कंडीशन की, पर पहले उसे इवेंट बी करके उसे अलग से ढूंढना पड़ेगा। दिया है ना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फैमिली इन गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल हो, ये हमें ढूंढना है। ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इवेंट बी में लिखा जाएगा बोथ आर गर्ल्स। तो ये जो कंडीशन 4 है, ये जो 4 है, इनमें से बोथ आर गर्ल ऐसी कितनी कंडीशन है? एक ही है, बोथ आर गर्ल। ऐसा आउटकम तो एक ही है, ऐसा आउटकम सिर्फ एक ही बनेगा। तो m इज इक्वल टू 1। ओके, क्या जी ओके। तो अब m और n मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी कि PB इज इक्वल टू m/n, यानी कि 1/4। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये इफ़ और देन, ये इफ़ वाला था, ये देन वाला था। ओके, इवेंट मिल जाए ए और बी अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो एक चीज़ बिना कहे इन सब में ढूंढना है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला में देखो आता है ना, फॉर्मूला में हमने पीछे किया था, ये देखो दोनों में आ रहा है ना। क्या आ रहा है दोनों में? ए इंटरसेक्शन बी। तो वो बिना कहे हमें फाइंड करना है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला में आता है तो वो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये जो इवेंट ए और बी ढूंढा, ये जो हमने इवेंट ए और बी हमने ढूंढा, इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है। इन दोनों में कॉमन अगर देखो तो जी कॉमन है। देखो यहाँ पर भी जी और यहाँ पर भी जी, दोनों में जी कॉमन है। तो ये कॉमन बिना कहे हमें यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। ओके, यानी कि जी है ना। इंटरसेक्शन हो तो उसके लिए वर्ड आता है बोथ, है ना, बोथ आर गर्ल्स। यहाँ अगर दो देखो, दो इवेंट बी और इंटरसेक्शन सेम ही है क्योंकि दोनों में जी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हो गया जी, m, इसका m हो गया 1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू m/n। तो m कितना है? 1 और m है 4। ओके, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सेंटेंस अगर लिखें, अगले पेज पर जाना होगा इसके लिए। सेंटेंस अगर लिखें प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है दैट इफ फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, then both children are girls। ओके, ये सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये मेन है कि फर्स्ट चाइल्ड इज
गर्ल एंड बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। ओके, ये मेन प्रोबेबिलिटी इफ़ और देन वाला हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें पहले ये सब ढूंढना होता है, और ये जब फाइंड करो तो खाली एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से क्या लिखें, ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए लिखें। यही समझाने के लिए ये पूरा सम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में खाली इसका ही ध्यान रखना है। आखिरी में लिखें क्या, तो यहाँ दो ही इवेंट होंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कंडीशन और रिजल्ट होता है, हमेशा रिजल्ट पहले लिखना है। या तो सिंपल कहें तो देन वाला सेंटेंस, वो देन वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे। जैसे इसमें देन वाला सेंटेंस है बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, वो रिजल्ट कहलाएगा। देन वाला सेंटेंस बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, उसे हमने इवेंट बी माना है। अगर बी माना है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, यानी कि बी कंडीशन ए, पी बी कंडीशन ए इज इक्वल टू, ये सूत्र यहाँ पर मतलब कि फॉर्मूला, अपॉन पी ए इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया था 1/4 और पी ए हमारा आया था 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/2 है, यहाँ आके 2/1 रेसिप्रोकल किया तो 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, आंसर आया 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए और इवेंट बी उसका इंटरसेक्शन ये तो सभी फाइंड करना है। रूल सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना है कि देन वाले सेंटेंस को पहले लिखो। बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, तो बोथ आर गर्ल्स को इवेंट बी माना है, तो बी पहले लिखेंगे, है ना, बी पहले लिखेंगे। अगर देन वाले सेंटेंस को ए माना होता तो देन वाले सेंटेंस को ए माना होता, कोई भी मान सकते थे। अगर देन वाले सेंटेंस को ए माना होता तो लिखते ए कंडीशन बी। ये खाली ध्यान से लिखना। तो अब बी कंडीशन है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1/2। तो इस रेसिप्रोकल हो गया, बेसिक मैथ का रूल है। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। यहाँ पर कभी इफ़ और देन ना दिया हो तो ध्यान रखो कंडीशन और रिजल्ट में एक को इवेंट ए और एक को इवेंट बी मानना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ढूंढो जो कंपलसरी है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करते समय जो रिजल्ट हो उसे पहले लिखो। अगर रिजल्ट बी है तो बी कंडीशन ए लिखो, रिजल्ट ए है तो ए कंडीशन बी लिखो। ओके, अब इसी तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे अब। इसमें है 2 6-face balanced dice thrown simultaneously. If the sum of number on both the dice are more than 7, then find the probability that both the dice shows same number. अब यहाँ पर if और then वाली कंडीशन है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इनमें दिया हुआ है सबसे पहले टोटल आउटकम लिखने हैं। हर सम में पहले टोटल आउटकम फाइंड करना होता है। तो इनमें दिया है 2 6-faced डाइस आर थ्रोन सिमुल्टेनियसली, 2 डाइस चलाए गए हैं, और अगर 2 डाइस चलाए गए हों तो हमने पूरे चैप्टर में देखा है कोई भी जगह 2 डाइस चलाए गए हैं तो टोटल आउटकम हमेशा 36 होते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 36। तो इसके बेस पर ही अब सम होगा। पहले 2 इवेंट ढूंढ लेते हैं। 2 इवेंट इफ़ और देन वाले सेंटेंस को इवेंट ए और बी सपोज करो। जैसे देखो यहाँ दिया है इफ़ द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइज इज मोर देन 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइज शोज सेम नंबर। तो यहाँ 2 इवेंट में पहला इवेंट बनेगा इफ़ वाला सेंटेंस, द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइज इज मोर देन 7।
जिनका टोटल 7 से ज़्यादा हो, ऐसे नंबर हमें लिखने हैं। मतलब अगर इवेंट ए माने तो इवेंट ए आएगा हमारा सम ऑफ डिजिट्स मोर देन 7, ये बनेगा हमारा इवेंट ए। ओके, सम ऑफ डिजिट इज मोर देन 7 से ज़्यादा हो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका टोटल 7 से ज़्यादा हो। तो 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबर हमें लिखने हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें हो सकते हैं 2, 6, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये ऐसे नंबर हैं जिनका टोटल 7 से ज़्यादा है। तो ऐसे 15 नंबर मिले, मतलब m इज इक्वल टू हो गया 15। ओके, वो अब m और n मिला तो प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए क्या होगा, m/n, यानी कि 15/36। इसको कट करें तो आंसर आएगा 5/12। ये हो गया हमारा इवेंट ए। ये इवेंट ए मान लिया जो इफ वाला सेंटेंस था। अब इवेंट बी माने तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। इवेंट बी में हम लिखेंगे बोथ डाइज shows same number, okay। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द डाइज शोज सेम नंबर। दोनों डाइज में सेम नंबर आते हों तो ऐसे डिजिट हमें लिखने हैं। मतलब इवेंट बी में हम लोग लिखेंगे बोथ डाइज शोज सेम नंबर। दोनों में सेम नंबर आते हों ऐसे, तो दोनों में सेम नंबर आते हों ऐसे आउटकम्स में कितने नंबर हैं, देखो कितने नंबर हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, है ना। इतने नंबर आते हैं। ये 6 आउटकम्स मिले, मतलब m इज इक्वल टू 6। तो अब m और n मिला तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। m/n इज इक्वल टू 6/36। कटा तो आया 1/6। ओके, ये इवेंट ए और बी मिल गया। अब बिना कहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो उसमें पहले बिना कहे हमें इसमें से इंटरसेक्शन ढूंढना है। ए इंटरसेक्शन बी वो तो कंपलसरी है, ढूंढना होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में से कॉमन आता हो, वो इंटरसेक्शन के लिए बोथ वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, बोथ, इसमें हमें लिखना होगा बोथ सम ऑफ digit is more than 7 and die shows
shows same number. ओके, इंटरसेक्शन है इसलिए इसमें दोनों चीज़ें हमें लिखनी होगी। ये सेंटेंस लिखने ज़रूरी हैं, इसका मतलब ये हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें दोनों का टोटल 7 से ज़्यादा हो और दोनों सेम नंबर भी आते हों। तो इन दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है, देखो कौन कौन सा है कॉमन। कॉमन है 4 4, 5 5 और 6 6, ये 3 हमारे कॉमन हैं, यानी कि m = हो गया 3। ओके, अब n और m मिल गया तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी कि P A इंटरसेक्शन B = m/n। तो ये हो गया 3/36। कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/12। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जिसके लिए सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, जो क्वेश्चन में है वही लिखो। प्रोबेबिलिटी दैट, इसके लिए अगले पेज पे जाना होगा। प्रोबेबिलिटी दैट इफ सम ऑफ डिजिट्स on both dice is more than 7, then both dice show same number। ओके, ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया, और अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर B कंडीशन A है या A कंडीशन B माने, तो उसमें देन वाले सेंटेंस देखो, मोर देन वाला सेंटेंस को सपोज A करो और देन के बाद दिया है बोथ द डाइस शो सेम नंबर, तो इसे हमने B माना है। तो मतलब कंडीशन लिखी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A, ये कंडीशन हमारी मानी जाएगी, वो वैल्यू रखनी होगी। तो इसका फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A = सबकी वैल्यूज़ रख दो। A इंटरसेक्शन B 1/12 और P A की वैल्यू थी 5/12। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर, इंटू 5/12 को 12/5, 12 से 12 कट, आंसर आया 1/5। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, ये सम शॉर्ट सम है, वैल्यू दी गई है और फॉर्मूला की हेल्प से सम को सॉल्व करना है। अमंग द वेरियस व्हीकल ऑन विजिटिंग petrol pump, 80% vehicle on visit to fill petrol in their vehicle and 60% vehicle visit to fill air in their vehicle। जो लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, 80% ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं और 60% ऐसे लोग हैं जो खाली हवा भरवाने के लिए जाते हैं, ऐसा दिया है। मतलब इसमें इवेंट A और B डायरेक्ट दिए हैं। जब परसेंट है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना सिंपल होता है, जैसे 80% है, 80%, तो इसे हम लिख सकते हैं 80/100 और इसे लिख सकते हैं 0.80। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है 18/100, मतलब इवेंट A और B दिए हैं, साथ में दिया है 50% व्हीकल ओनर विजिट टू फिल पेट्रोल एंड एयर टू देयर व्हीकल। 50% ऐसे लोग हैं दे आर विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल एंड, मतलब इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ इंटरसेक्शन भी दिया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इवेंट A, B और इंटरसेक्शन। वो डायरेक्टली तीनों चीज़ें इसमें दी गई हैं और 2 प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है जो फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसे लिखेंगे
इवेंट ए और बी हम लिखेंगे, जिसमें डायरेक्टली लिखेंगे प्रोबेबिलिटी that a person fill पेट्रोल, इसे यहाँ से पहले डिलीट कर देती हूँ। ओके, नाउ पेंसिल पेट्रोल, तो ये हो गया हमारा पी ए, इवेंट ए। ओके, ये है 0.80। ओके, 80%। दूसरा इवेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फिल एयर, तो ये हो गया पी बी इज इक्वल टू 0.60। ओके, और साथ में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फिल पेट्रोल एंड एयर, दोनों चीज़ें भरवाने आते हैं, पेट्रोल एंड एयर। तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बोथ की बात हो रही है ना, तो ये गिवन है 0.50। तीनों वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों भरवाने के लिए आते हैं, बोथ मतलब इंटरसेक्शन एंड बोथ मतलब इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.50। अब हम फाइंड करेंगे जो दो इवेंट दिए गए हैं। इफ़ अ व्हीकल ओनर हैज़ कम टू फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल, देन दैट व्हीकल ओनर फिल एयर इन हिज व्हीकल, कि अगर वो पेट्रोल भरवाने आ रहा है तो हवा भी भरवाएगा। ये पहला इवेंट है कि इफ़ अ पर्सन फिल पेट्रोल देन ही फिल एयर, कि अगर वो पेट्रोल भरवा रहा है तो वो हवा भी भरवाएगा। तो इसमें इफ़ और देन वाला कंडीशन है, तो अब ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए लिखें, तो इसमें देन वाला सेंटेंस है, उसे लिखना है। देन के बाद दिया है ही फिल्स एयर, हवा भरवाना, तो एयर को बी सपोज किया है, तो बी सपोज किया मतलब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी बी कंडीशन ए, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला है होगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.50, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0.50 और 0.80, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.625। ओके, उसी तरह से 2 भी पूछा है। इफ़ अ व्हीकल ओनर हैज़ कम टू फिल एयर इन हिज व्हीकल, देन दैट व्हीकल ओनर विल फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल, कहा है अगर वो हवा भरवाने आएगा तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अ पर्सन फिल एयर then he fill petrol ओके, कि अगर वो हवा भरवाने आए तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा। तो अब ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए क्या लिखेंगे, तो देन वाले सेंटेंस को लिखेंगे, पेट्रोल को हमने सपोज किया है ए, है ना, पेट्रोल को हमने सपोज क्या किया है ए, मतलब पहले ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए कंडीशन बी लिखेंगे, और इसका फिर फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ 0.50 एंड
PB कितना है हमारा 0.60। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.83 हमारा आंसर आएगा। ओके, अब इसमें दोनों क्लियर हो गए कि अब ए कंडीशन बी और बी कंडीशन ए लेना है। ये शॉर्ट सम था, डायरेक्ट वैल्यू दी थी और उसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की। ओके, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। ओके, 80% इज कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट एंड 50% कस्टमर होल्ड करंट अकाउंट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। कोई बैंक में 80% लोगों का सेविंग अकाउंट है और 50% का करंट अकाउंट है। इसे इवेंट ए और बी कह सकते हैं। सेविंग अकाउंट होना वो इवेंट ए जो प्रोबेबिलिटी है। ओके, 80%, तो 80% को हम 0.80 लिख देंगे, वो इवेंट बी है। साथ में दिया है 90% ऑफ कस्टमर होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट 90%। एटलीस्ट सेविंग या करंट अकाउंट है, एटलीस्ट मतलब यूनियन, ये यूनियन दिया है। एटलीस्ट मतलब या तो सेविंग अकाउंट है या तो हो सकता है दोनों अकाउंट हैं उसके पास। ये यूनियन की वैल्यू है, एटलीस्ट उनके पास एक अकाउंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। देन इफ़ द अकाउंट होल्डर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बैंक होल्ड करंट अकाउंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड सेविंग अकाउंट। अब उसके बाद इफ़ और देन वाला सेंटेंस है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन पहले जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे probability that a person having saving account तो इसे हम कहेंगे PA इज इक्वल टू कितना दिया है 0.50। ओके, तो गिवन है 80%, उसे हम लिख देंगे 0.80। सॉरी, ये 0.80 है। जिनके पास सेविंग अकाउंट है दूसरे इवेंट के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग करंट अकाउंट, पर्सन के पास करंट अकाउंट है उसे PB कहेंगे और वो है 0.50। हाँ, 0.50। ओके, तीसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द अकाउंट एटलीस्ट कम से कम एक अकाउंट हो सकता है, दोनों हो मतलब ये यूनियन PA यूनियन B, A यूनियन B, क्योंकि एटलीस्ट है। ओके, तो ये हमें दिया है 0.90। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। यूनियन जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो उसके लिए पहले इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में इंटरसेक्शन चाहिए तो पहले यूनियन पर से इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। और उसके लिए फॉर्मूला है, पहले एक सेंटेंस लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग बोथ, इंटरसेक्शन है ना इसलिए बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं दिया लेकिन हम फाइंड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में चाहिए। अकाउंट इज इक्वल टू
अब इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज़ करनी होगी कि उसके पास दोनों अकाउंट हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ओके, ये फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर 0.80 प्लस 0.50 माइनस 0.90, प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.40। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, हमने क्या फाइंड किया, इंटरसेक्शन। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखें तो इसमें दिया है वन ऑफ द अकाउंट होल्डर randomly selected from this bank to hold current account, then find the probability that he holds saving account। मतलब सेंटेंस है इफ अ पर्सन, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे इफ अ पर्सन having current account then he having saving account। ओके, कि अगर उसके पास करंट अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट भी होगा। तो ये ए कंडीशन बी है या बी कंडीशन ए, तो देन वाला सेंटेंस हो। ओके, देन वाला सेंटेंस हो तो उसे मानेंगे। देन वाले सेंटेंस में दिया है सेविंग अकाउंट, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ढूंढनी है सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट को हमने माना है पी ए, ये देखो सेविंग अकाउंट को हमने माना है पी ए माना है, मतलब इसमें लिखा जाएगा ए कंडीशन बी। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना, ये बी है। ओके, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। 0.40 इंटरसेक्शन की वैल्यू और बी की वैल्यू है 0.50, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, जो हमें चाहिए थी 0.8। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।